ग्लूकोज की सेल के अंदर या बायोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर सिर्फ एक ही फेट नहीं है। ग्लाइकोलिसिस आज हम स्टार्ट करेंगे और ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने से पहले कुछ हम बायोएनर्जेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे जो हमने अप्लाई करने हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्लूकोज क्या सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में ही जाता है या इसके अलावा इसको बाकी फेट्स भी जो है वो अलाउड हैं। ग्लूकोज अगर आपके पास किसी सेलुलर सिस्टम में अवेलेबल है तो क्या ये ग्लूकोज हमेशा ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या डिफरेंट कंडीशंस में इस ग्लूकोज की डिफरेंट फेट्स होंगी? यस। अगर तो आपका सेल लाइक किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ग्लूकोज गया है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, अब सेल का उस टाइम एनर्जी स्टेटस क्या है या उसकी नीड्स क्या है? नीड्स ऑफ सेल जो है ये डिसाइड करेंगी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ग्लूकोज ने किस पाथवे में जाना। फॉर एग्जांपल, अगर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आपका सेल स्टारवेशन कंडीशन में है तो प्रेफरेबल या फेवरेबल प्रोसेस क्या होगा कि इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाए, और इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस के थ्रू होगी? आपका पहले ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलेगा और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरोवेट में। उसके बाद यहाँ पे टीसीए साइकिल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आपका जो सेल है वो अपने एटीपी पूल को या एटीपी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। लेकिन ये मैंने आपको किस कंडीशन में बताया? जिस कंडीशन में आपका सेल कौन सी स्टेज में है? स्टारवेशन स्टेज। लेकिन अगर इस टाइम पे सेल के पास ऑलरेडी एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी एनर्जी स्टेटस जो है वो पहले से ही जो है वो ठीक ठाक है और वो वेल फेड स्टेट में है, लाइक आप जब ग्लूकोज का इंटेक करते हैं एनर्जी आपका पूल जो है वो एटीपी पूल मेंटेन हो गया, स्टिल आप दोबारा ग्लूकोज इंटेक कर लेते हो। सो इस टाइम पे क्या है, आपके कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि अब ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे ग्लूकोज को, बल्कि उसे कंजर्व करेंगे, उसे सेव करेंगे। सो सेकंड ऑप्शन इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लूकोज या फिर स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज, ताकि अगर दोबारा बॉडी में स्टारवेशन की कंडीशन आए तो आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल है। और इस पॉलीमराइजेशन या स्टोरेज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कंबाइन होना शुरू हो जाता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव हो जाता है। और आपने बायोकेमिस्ट्री 1 में ये पहले ही पढ़ लिया है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों सेव होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों सेव नहीं होता? बिकॉज अगर ग्लूकोज अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में होगा तो सेल की ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। सो एक तो ग्लूकोज के पास ऑप्शन ये है कि वो पायरोवेट से एटीपी बना ले, दूसरी ग्लूकोज के पास ऑप्शन ये है कि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एनिमल सेल्स में है या प्लांट सेल्स में है। तीसरी फेट ये है कि ये ग्लूकोज किसी ऐसे सेल में चला गया है जो कि डिवाइड कर रहा है, जो कि रेप्लिकेट कर रहा है। उस टाइम पे आपके उस सेल को जो है वो आरएनए बनाना है, डीएनए बनाना है, एंड वी ऑल नो कि डीएनए और आरएनए बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। जितने भी जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज, नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में ज्यादा ग्लूकोज का इंटेक करते हैं। क्यों ज्यादा ग्लूकोज का इंटेक करते हैं? बिकॉज इनको अपने न्यू सेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, व्हिच आर द राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये भी ग्लूकोज बना के देगा। सो देयर इज अ सेपरेट पाथवे एंड द नेम ऑफ दिस पाथवे इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कि अगर इस टाइम पे सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में है और उसको जो है वो डीएनए के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो ग्लूकोज जो है वो ना तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एटीपी बनाएगा, पायरोवेट बनाएगा, ना ही वो पॉलीमराइजेशन में जाएगा, बल्कि ज्यादातर ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू पेंटोजेस बनाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, और इस प्रोसेस में NADPH भी बनता है। बायोकेमिस्ट्री 2 में जब भी आप लोग किसी पाथवे में देखोगे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आप ये पढ़ोगे कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को पूरा करने के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे NADPH बनाएगा। सो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू NADPH की कंसंट्रेशन मेंटेन रखी जाती है। उसमें से एक मैकेनिज्म पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है जो ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, एंड द सेकंड मैकेनिज्म जो मैलिक एंजाइम है वो मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है, जब हम लोग मेलेट शटल को डिस्कस करेंगे।
और फोर्थ आपके पास है कि अगर आपका जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या जो सेल है वो सेल वॉल भी बनाता है, लाइक अगर आपका कोई बैक्टीरियल सेल है या जो प्लांट सेल है तो समटाइम्स वो अपनी जो है वो डीएनए के साथ साथ उसने पूरे सेल में जब डिवाइड करना है तो उसने अपनी आउटर वॉल भी बनानी है, सेल वॉल भी बनानी है। एंड वी ऑल नो कि सेल वॉल इज एक्चुअली एक पॉलीसेकेराइड है और उस पॉलीसेकेराइड में पेप्टाइड लिंकेजेस क्रॉस लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो जो पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए आपके जो सेल वॉल के कंपोनेंट है व्हिच इज एक्चुअली द ग्लूकोज, सेलुलोज की अगर आप बात करते हो तो ये भी जो है वो ग्लूकोज यूज होगा और ये क्या चीज बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा। सो दीज आर द फोर मेजर फेट्स व्हिच आर अवेलेबल टू द ग्लूकोज इनसाइड द सेलुलर सिस्टम। अब डिपेंड करता है, लाइक यू कैन सी इन दिस स्लाइड, कि ग्लूकोज जो है वो अपनी फेट्स के हिसाब से और सेल की उस टाइम एनर्जी स्टेटस और सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेगा, सेल डिसाइड करेगा कि इस टाइम पे ग्लूकोज ने जो है वो ग्लाइकोलिसिस में जाना है, उसने ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को प्रेफर करना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाना है, या फिर उसने जो है वो सेल वॉल को सिंथेसाइज करना है। सो अभी हम लोग आज की अपनी जो डिबेट है और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम इसकी ऑक्सीडेटिव नेचर को देखेंगे, ग्लूकोज से पायरोवेट का बनना, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन कंडीशन तक का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द मेन प्रोसेस जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, और इसको देख लेते हैं कि इस प्रोसेस को स्टेप वाइज डिस्कस करने से पहले हमने किन किन पॉइंट्स को क्लियर करना है। पहले तो बच्चों आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि अभी हम इन पाथवेज को नहीं देखते, हम लोग सिर्फ ग्लूकोज की ऑक्सीडेटिव जो स्टेज है दिस वन, ग्लूकोज से पायरोवेट एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर एटीपी प्रोडक्शन, इन सब चीजों को फोकस करेंगे। सो ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली है क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होनी है। एक जो 6 कार्बन आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसने 2-3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होना है। लाइक आपके पास एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बनने हैं। ये कैसे बनने हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ एटीपीज बनते हैं और कहाँ कहाँ एटीपीज यूटिलाइज होते हैं, ये इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसमें नेट इफेक्ट हमारे पास क्या है कि 1 sugar molecule या 1 6 कार्बन मोनोसेकेराइड इज गोइंग टू ब्रेक और ये 2-3 कार्बन जो है ना कंपाउंड से प्रोड्यूस करेगी। सॉरी, इस केस में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, पायरोवेट। नाउ इस प्रोसेस की अगर आप डिटेल देखते हो तो हम इस प्रोसेस को फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास अगर आप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखते हो तो अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस भी करूंगी कि हम ओवरऑल इस प्रोसेस को 2 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्लाइकोलिसिस जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट ये कैसे बनता है मैं बताऊंगी। और उसके बाद आपका ये जो प्रोसेस है ये डिवाइड हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है 2 डायरेक्शन में। एट अ टाइम आपका जो है वो डुअल पाथवे चल रहा होता है। सो ये वाली जो फेज है जो आपकी फर्स्ट फेज है दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। ये वो फेज है जिसमें आप एटीपी को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, दिस इज प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, इसमें आप प्रिपेयर कर रहे हो ग्लूकोज को कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करें। ये चीजें याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में जो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उसमें से फर्स्ट आपके पास जो स्टेप है या जो फर्स्ट फेज है वो प्रिपरेटरी फेज है जिसमें आप एटीपी को डोनेट करते हो या एटीपी को इन्वेस्ट करते हो। और सेकंड फेज में आपके पास जो है वो 2 तरफ जो पाथवेज चल रहे हैं वहां पे देयर आर 2 एंजाइम्स जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 एटीपीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 एटीपीज पैरेलल डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपने 2 एटीपीज को इन्वेस्ट किया। सो फाइनली आप क्या करते हो कि इस केस में आपके पास यहाँ पे गेन ऑफ एटीपी है और स्टार्टिंग फेज में आप एटीपीज को इन्वेस्ट कर रहे हो। सो नेट गेन जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपने इन एटीपीज को जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे इसको नेट इनटेक में से क्या करना है, माइनस। दिस प्रोसेस इज divided into the 2 different stages जिसमें आपके पास एक स्टेज जो है वो प्रिपरेटरी फेज है और दूसरी फेज आपके पास कौन सी है, पे आउट फेज। पे आउट फेज मींस ऐसी फेज जिसमें आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आउटकम मिलेगा।
और नेट गेन में अभी आप लोगों को सिंपली यहाँ पे रफ स्टेप बता रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस जगह पे इतने एटीपीज बनेंगे। ओवरऑल हमारे पास जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें 2 एटीपीज कंज्यूम होते हैं और पे ऑफ फेज में 4 एटीपीज बनते हैं एंड 2 NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। तो जब आप नेट कैलकुलेशंस करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 - 2 नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपीज होंगे और इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होंगे। एक ग्लूकोज जब 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस में आपको 2 एटीपीज भी मिलेंगे और 2 NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज भी होंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा आपने एक और चीज जो है वो क्लियर करनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट्स हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस केस में आपके पास जो आने वाले इंटरमीडिएट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर फॉस्फोराइलेटेड। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर आपके पास जो है वो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी जितने भी इंटरमीडिएट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी से परेशान हो गए, परेशान नहीं होना, ये डेफिनेटली हमने वन बाय वन एक स्टेप को देखना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि एक तो आपने ग्लाइकोलाइसिस की 2 फेजेस देखी, प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज, और उसके बाद हम ये चीज कह रहे हैं कि इन दोनों फेजेस में जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहे वो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। आपके ख्याल में इन फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का क्या फायदा हो सकता है? ऐसी क्या वजह है कि सारे इंटरमीडिएट्स अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं? What is the significance of phosphorylation? Energy transfer, very good. इसके अलावा एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास जो फॉस्फोराइलेशन है इसके we have different benefits। पहला बेनिफिट क्या है कि जब भी किसी सेल के अंदर ग्लूकोज में एंटर होना है, there is a transporter जिसको रेगुलेट करता है डेफिनेटली इंसुलिन, एंड दिस ट्रांसपोर्टर इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3 एंड 4, और ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। वंस कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर आ गया है वो बाहर भी जा सकता है, लेकिन अगर ग्लूकोज सेल के अंदर आए और फौरी तौर पे उसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो बिकॉज दिस फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज, ये चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं जा सकता। नाउ सेल ने इस ग्लूकोज को मार्क कर दिया, इसके ऊपर टैग लगा दिया कि दिस ग्लूकोज इज माइन ग्लूकोज, और मैंने इसको अपने उन 4 में से किसी एक पाथवे में यूज करना, ठीक है। सो फॉस्फोराइलेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में से पिक करते हैं, उसको अपने यूज के लिए मार्क कर लेते हैं, यानी वो वापस नहीं जा सकते। दूसरा आप लोगों ने आंसर दे दिया कि फॉस्फोराइलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि अगर आपके जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे हैं तो उनमें जो एनर्जी है, ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रही बल्कि वो फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में सिक्योर हो रही है। और एंड पे आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऐसे एंजाइम्स हैं, 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि उस फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स की एनर्जी को एडीपी में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको कंजर्व कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जितने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉस्फोराइलेटेड थे वो अल्टीमेटली अपना ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो एडीपी को ट्रांसफर करेंगे और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। समझ आ गई? दैट्स व्हाई हमारे जो यूजुअली इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स हैं। और इसकी थर्ड रीजन एक और भी है। एक तो मैंने आप लोगों को कहा कि ये इंटरमीडिएट्स को लॉक करेगी, इंटरमीडिएट्स को सेल के अंदर लॉक करेगी। दूसरा हमने कहा कि इस प्रोसेस या इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। और तीसरी रीजन ये है कि समटाइम्स आपके जो एंजाइम्स ने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करना होता है,
ये फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करने में हेल्प करती है, यानी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स की वजह से जो उनकी एनर्जी बैरियर है वो कुछ हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज उनमें एनर्जी आ गई ना, तो वो अब उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने फॉस्फोराइलेशन के बाद और जो बायोएनर्जेटिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है, और फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बच्चों, ग्लाइकोलिसिस को पढ़ते हुए जैसे हम लोगों ने फ्री एनर्जी की बात की थी, एक कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कराना चाह रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो इस चीज को ग्लाइकोलिसिस पे भी विटनेस करो। हमने ये चीज देखी थी कि जो डेल्टा जी वैल्यू है, इसके साथ जो प्लस माइनस का साइन है ये भी हमारे लिए मीनिंगफुल है, और डेल्टा जी वैल्यू की जो स्मॉल और लार्ज नंबर है ये भी हमारे लिए मीनिंगफुल है, यानी ये क्वांटिटीज हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में किसी ना किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है, जी वैल्यू अगर किसी केमिकल रिएक्शन में नेगेटिव आ रही है, इट मींस दिस केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फेवरेबल, और अगर डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये केमिकल रिएक्शन नॉन फेवरेबल है। दूसरी तरफ हमने कहा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में न्यूमेरिकल फिगर ज्यादा होगी, लार्ज होगी, तो ये केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम आएगी तो आपके पास ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, सो ये आपने पॉइंट्स भी माइंड में रखने हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसकी डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है और वो डेल्टा जी वैल्यू स्मॉल नंबर में है, इट मींस कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, वो नॉन फेवरेबल है लेकिन रिवर्सिबल भी। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन का न्यूमेरिकल फिगर लार्ज है, इट मींस कि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, अगर उसकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है तो वो फेवरेबल है। ये कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं, और इसके बाद एक और पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम समटाइम्स लाइक एक केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो रिवर्सिबल इन नेचर, और हम चाहते हैं कि वो रिवर्सिबल ना हो बल्कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। सपोज इस टाइम सेल को एटीपी की जरूरत है, एनर्जी बनाने की जरूरत है, और ग्लाइकोलिसिस का कोई एक केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल, वो दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है। सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ए, ये बी के साथ रिएक्ट करेगा, और ये ग्लाइकोलिसिस का कोई इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट्स भी बना सकता है, प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस टाइम जब एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ग्लाइकोलिसिस रुके या ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो। तो अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है कि इस केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट इमीडिएटली किसी न्यू केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ली शैटलियर, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट्स वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। इट मींस कि ये केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा बल्कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। सो इस कंडीशन में हमने इसको क्या कर दिया, इरिवर्सिबल बना दिया। ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूं जो कि ग्लाइकोलिसिस को समझने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, दिस इज द रीजन कि यूजुअली हमारे पास जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं, बेशक वो इंडिविजुअल एंजाइम्स हैं, 10 अलग अलग एंजाइम्स हैं, लेकिन वो एक पाथवे में वर्क करते हैं ताकि एक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो फौरी तौर पे दूसरे रिएक्शन में यूज हो जाए और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। ऐसा ना हो कि प्रोसेस कहीं में रुक जाए। अगर ये पाथवे की फॉर्म में नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि बीच में कोई एक इंटरमीडिएट कहीं इधर उधर हो जाए। तो ये हमेशा पाथवेज की फॉर्म में चलते हैं और एक रिएक्शन में निकलने वाली प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट के तौर पे यूज होती है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो कि है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। पहले मैं आप लोगों के सामने ये प्रिपरेटरी फेज दिखाऊंगी जिसमें आपके पास मैंने कहा था कि 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। यहाँ से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस केस में प्रिपरेटरी फेज में जो है वो 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। इट मींस देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी,
और दूसरी तरफ आपके पास पे ऑफ फेज है, और पे ऑफ फेज में आपके पास NADH भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये ऑब्वियसली ड्यूअल रिएक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ये दो डायरेक्शंस में जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया। इट मींस कि आपका जो है वो दो NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो ATPs यहाँ पे बनेंगे और दो ATPs यहाँ पे बनेंगे। सो दिस इज द पे ऑफ फेज जो कि आपको एनर्जी रिटर्न कर रही है, एंड दिस इज द प्रिपरेटरी फेज जिसमें आपने मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए एनर्जी की इनपुट प्रोवाइड की। अगर हम पहले फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, इस फॉस्फोराइलेशन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, इसमें कौन सा ग्रुप फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है, क्या ये प्रोसेस फेवरेबल है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आता है ना सबको। पहला स्टेप जो आपका ग्लाइकोलिसिस का है, और ग्लाइकोलिसिस में मैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रिपरेटरी फेज की बात कर रही हूं, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में आप लोग जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज की बात करोगे, बिकॉज हम लोग डाइटरी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वो सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज को यूज करते हैं, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज पर वो वर्क करते हैं। तो आपकी जो सेल्स के पास ग्लूकोज आएगा वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं होगा। जिसकी डाइजेशन होनी है वो हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज है, बिकॉज डाइटरी एंजाइम्स ने सिर्फ अल्फा ग्लूकोज को जो है वो आगे पास किया। सो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप लोगों को पता है कि आपका जो पहला एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि काइनेज है, और शायद आप लोगों को आइडिया होगा कि काइनेसिस क्या होते हैं। और ये एक ऐसा एंजाइम है कि जो कि एटीपी को एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर यूज करता है, और इस स्ट्रक्चर में ग्लूकोज जो है ये फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करेगा। सो इफ देयर इज एन एटीपी मॉलिक्यूल, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, बाय यूजिंग मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर, एटीपी से एक फॉस्फोराइल ग्रुप को उठाएगा और उस फॉस्फोराइल ग्रुप को किस में ट्रांसफर कर देगा, कहां ट्रांसफर करेगा, ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं ना कि आपकी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के बाद जो ग्लूकोज बनेगा, दिस ग्लूकोज इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ जो आपकी 6th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किस ग्रुप के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और ये चीज हमने पढ़ी थी कि यस, मोनोसेकेराइड्स में मॉडिफिकेशन हो सकती है, और मॉडिफिकेशन से हमारे पास मॉडिफाइड शुगर्स बनती है, पढ़ी थी ना कार्बोहाइड्रेट्स में। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, और इस मॉडिफिकेशन का नेम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में किस पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हुई है, 6th पोजीशन पे हुई है। बाकी पोजीशंस पे क्यों नहीं हुई इसको हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ओके, इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी कि आपके पास इस केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा जी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज -16.7, और ये केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ठीक है। इट मींस कि ये रिएक्शन एक तो स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा जी वैल्यू है वो आगे आने वाली डेल्टा जी वैल्यू से कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। सो वो कांसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक और चीज आपने यहाँ माइंड में रखनी है कि वी हैव in our body we have different types of hexokinase, hexokinase 1, hexokinase 2, hexokinase 3 and 4। एक्चुअली इन हेक्सोकाइनेसेस में डिफरेंस क्या होता है, एक ही एंजाइम है, ये आइसोएंजाइम की कैटेगरी में। एक्चुअली आपके पास यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ हेक्सोकाइनेसेस, लाइक जब आप आगे जाके बायोकेमिस्ट्री 2 में मजीद कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आप ये चीज समझेंगे, आपको ये चीज पता चलेगी कि लिवर में प्रेजेंट हेक्सोकाइनेस मसल्स में प्रेजेंट हेक्सोकाइनेस से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज लिवर में जो हेक्सोकाइनेस प्रेजेंट है उसके दो काम है। उसने क्या करना है कि ग्लूकोज को समटाइम्स एज अ फ्यूल यूज करना भी है, और समटाइम्स इसने अपने आप को रोक के रखना है कि नहीं, ये ग्लूकोज जो है ये स्टारवेशन कंडीशन के लिए। और दूसरी तरफ मसल सेल्स हैं जिनके पास जब भी ग्लूकोज आएगा उन्होंने इसको यूटिलाइज करना है। सो दोनों की जो सबस्ट्रेट की ये एफिनिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, और इस एफिनिटी को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ KN वैल्यू।
ठीक है। तो बस ये चीज याद रखिएगा कि आपके मसल्स में और बाकी सेल्स, लिवर का जो हेक्सोकाइनेज है वो बाकी सेल्स में प्रेजेंट हेक्सोकाइनेज से डिफरेंट है। और इनमें डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इन दोनों की जो ग्लूकोज के लिए एफिनिटी है वो क्या है? डिफरेंट है। अगर लिवर में प्रेजेंट हेक्सोकाइनेज भी ग्लूकोज के लिए एफिनिटी रखता, उतनी ही एफिनिटी रखता, तो फिर कभी भी लिवर से ग्लूकोज बाहर नहीं आ सकता था। ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज रिलीज होना था तो फौरी तौर पे इस हेक्सोकाइनेज ने उसको फॉस्फोराइलेट करके मजीद ग्लाइकोलिसिस, पीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अपने लिए एटीपी बना लेते थे। क्या बाकी सेल्स के लिए ग्लूकोज बचता? नहीं। तो इसलिए आपका जो लिवर का हेक्सोकाइनेज है उसकी जो एफिनिटी है ग्लूकोज के लिए वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि बाकी सेल्स को जब ग्लूकोज मिलता है तो वो इस चीज को गनीमत समझते हैं, फौरी तौर पे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। समझ आ रही है? So, इस वजह से we have the different forms of hexokinesis in our body. पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है उस स्टेप में हमने ग्लूकोज की बात नहीं करनी, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करनी है। अब हमारा जितना भी ग्लूकोज इस टाइम अवेलेबल था सेल में वो किस फॉर्म में आ चुका है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में आ चुका है। द सेकंड स्टेप इज आइसोमराइजेशन स्टेप। अगर आप इस स्टेप को देखो तो इसमें आपके पास एक्चुअली जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। इट मींस कि ये फॉस्फोराइलेटेड शुगर को यूज करेगा। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगी तो ये एंजाइम इस पर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द शुगर्स व्हिच आर फॉस्फोराइलेटेड। सो दिस फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज जो है ये इस एल्डो शुगर को कीटो शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी प्रोड्यूस हुआ है, सेकंड स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एक स्टेप क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड स्टेप इज, स्टेप 2 इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसमें एंजाइम कौन सा है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसमें एंजाइम कौन सा है? ठीक है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज इज एन एंजाइम जो कि इसकी आइसोमेरिक फॉर्म प्रोड्यूस करेगा और इसको भी मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है। तो हमारा वो वाला जो कॉन्सेप्ट था कि विटामिन्स और मिनरल्स क्यों जरूरी हैं, उनका भी हमें आइडिया हो रहा है कि अगर विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होंगे तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो इस केस में आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन है तो O is look upward, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, और ये जो सिक्स्थ कार्बन है ये ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेटेड भी होगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एंड वी ऑल नो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जब साइक्लाइजेशन होती है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर रिंग बनाता है जिसे पायरानोज कहते हैं, और फ्रुक्टोज 5 मेंबर रिंग बनाता है जिसे क्या कहते हैं? फ्यूरानोज। गुड। इस केमिकल रिएक्शन की जो रिवर्सिबल नेचर है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी कि इस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली जो डेल्टा जी वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू। दैट्स व्हाई ये केमिकल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, ये दोनों डायरेक्शन में। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है व्हिच इज अगेन अ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। और इस टाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की ये जो फर्स्ट पोजीशन है जिसको हाईलाइट किया है, पहले 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन दिस टाइम एक और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा और इस फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन की वजह से आपकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा और आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी दिस प्रोडक्ट विल बी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड इवेंट है विच इज अगेन अ फॉस्फोराइलेशन, अगर हम इस चीज को देख लेते हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अब आपके पास आने वाला जो नया एंजाइम है इट इज अगेन अ काइनेज। एंड दिस काइनेज इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1।
देयर इज अनदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जिसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 कहते हैं, लेकिन अभी मैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रही। अगेन आपके पास एक काइनेज है एंड द नेम ऑफ दिस काइनेज इज, नेम बोले, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। काइनेज है तो इट मींस अगेन उसी तरह जैसे ट्रांसफरेज हमने एंजाइम हेक्सोकाइनेज पढ़ा है कि काइनेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी को एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर यूज करते हैं और किसी सबस्ट्रेट के अंदर जो एटीपी से निकलने वाला फॉस्फोराइल ग्रुप है वो क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस एंजाइम रिक्वायर्ड द मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। बट इस स्ट्रक्चर में तो पहले ही एक जगह पे फॉस्फोराइलेशन हुई है, किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन से। दिस टाइम ये जो आपका काइनेज है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये इस सबस्ट्रेट की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या करता है, फॉस्फेट ऐड करा देता है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे जो 1 है ये इस चीज को डेजिग्नेट कर रहा है कि दिस टाइम फॉस्फोराइलेशन फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर होगी। देयर इज अनदर एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कराता है, ओके। सो अब जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी अगेन वो फ्रुक्टोज है और इस टाइम फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1 बी फॉस्फोराइलेटेड और कार्बन नंबर 6 तो पहले से ही था, ऐसे है ना जी। कौन से? So, अब हमारे पास जो सेकेंड इवेंट है उसकी वजह से दोबारा जो है वो इस कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया और जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है दिस इज फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate. Now what is bisphosphate and how it is different from diphosphate? आप जब एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हो तो एटीपी के स्ट्रक्चर में आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास जो है वो राइबोज शुगर जो है, लाइक दिस इज अ राइबोज शुगर और इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एडेनिन है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, इस केस में आपके पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ भी लिंकेज में प्रेजेंट है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा तो हम उसे डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अगर आपके इनकमिंग फॉस्फेट पहले से मौजूद फॉस्फेट के साथ जो है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाए, लेकिन इस केस में आपका फॉस्फेट ग्रुप तो दूसरा ऐड हो रहा है लेकिन वो फॉस्फेट ग्रुप उस पोजीशन पे नहीं हो रहा जहां पे पहला फॉस्फेट ग्रुप था। सो दिस स्ट्रक्चर विल बी बिसफॉस्फेट। इसी तरह से अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स तीसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो दिस विल बी ट्रिसफॉस्फेट, ठीक है। तो डाई और बिस में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अभी तक मैंने आप लोगों के सामने 3 एंजाइम्स डिस्कस किए हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना देखा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। उसके बाद हमने देखा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन होती है, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। और उसके बाद हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो थर्ड आपका रिएक्शन है उसमें अगेन एक फॉस्फोराइलेशन हुई है एंड दिस टाइम एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। There is a similarity between first and third step. Kinases के दरमियान एक similarity है। Like अगर आप इस रिएक्शन को कंपेयर करें तो you can see कि आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें भी आपका ये जो काइनेज है ये ऐसा रिएक्शन कैटालाइज करा रहा है जो कि इरिवर्सिबल है, ठीक है, और इसकी डेल्टा जी वैल्यू लार्ज है। सेकंड रिएक्शन रिवर्सिबल था लेकिन थर्ड में अगेन आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन आ गया जो कि इरिवर्सिबल है। इसमें जो रिएक्टेंट है सॉरी जो प्रोडक्ट बनेगी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वो वापस रिएक्टेंट्स में नहीं जा सकती। समटाइम्स PFK1 जो रिएक्शन कैटालाइज करता है इस स्टेप को कहा जाता है कि दिस इज कमिटेड स्टेप। कमिटेड स्टेप का क्या मतलब है, लाइक अगर आप इस चीज को जो है वो थोड़ा इजी वर्डिंग में देख लो, आपके पास जैसे ही ग्लूकोज बनता है या ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है
जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फाइनली आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट में। अब यहाँ पे एंजाइम्स नहीं मैं लिख रही, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के अलावा बाकी पाथवेज में भी जा सकता है। लाइक आप जब बाकी पाथवेज देखेंगे, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में भी ग्लूकोज एसिडिस नहीं जाता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाता है। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसमें भी ग्लूकोज एसिडिस नहीं जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में जाएगा। बिकॉज सबसे पहले जब ग्लूकोज सेल में एंटर हुआ है, हेक्सोकाइनेज ने पहला काम क्या किया, इसकी फॉस्फोराइलेशन करा के इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ this glucose 6 phosphate will either enter in glycolysis, in glycogen formation, in pentose phosphate pathway या cell wall biosynthesis। यानी ये glucose 6 phosphate specifically पायरोवेट नहीं बनाएगा, ये बाकी प्रोडक्ट्स भी बना सकते। सेम इज द केस विद द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बाकी पाथवेज में यूज हो सकती है। जब आप लोग पढ़ोगे लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और उसमें आप लोग जो है ये सॉरी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जब पढ़ोगे तो उसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उस पाथवे में यूज नहीं होता, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी यूज होती है। सो कमिटेड स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है कि उस स्टेप के बाद बनने वाली प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिमिटेड हो जाती है। यानी आपके पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैज 3 और 4 ऑप्शंस के वो यहाँ जा सकता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास भी ऑप्शंस थी, लेकिन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगर बन गया तो ये प्रोसेस या ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस फॉर श्योर है कि ये पायरोवेट बना के छोड़ेगा, इससे पहले ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। दिस इज द कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। समझ आ रही है? एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी ये कि कमिटेड स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है कि अगर आपने किसी पाथवे को रेगुलेट करना है, लाइक आप चाहते हैं कि यार जाने दो, इस टाइम एटीपी की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोलिसिस को रोक दो, तो आप उस एंजाइम को कंट्रोल करोगे व्हिच इज रेगुलेटिंग दिस कमिटेड स्टेप। बाकी एंजाइम्स को रेगुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप PFK1 की प्रोसेस को रेगुलेट करो। बिकॉज अगर PFK1 ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना दी तो पायरोवेट बनेगी, पायरोवेट बन गई तो फिर आगे भी प्रोसेस चलेगी। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसकी रेगुलेशन जरूरी है, दिस एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। समझ आ रही है? सच बताएं, आ रही है या नहीं? ओके, नाउ कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि PFK1 को बताएंगे कि नाउ इट्स द टाइम for the production of pyruvate or for the production of pyruvate, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जरूरत है या फिर इस टाइम पे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज नहीं करना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ही रहने दो। ठीक है अयाज, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सेल के अंदर ATP और ADP वगैरह का क्या रोल होता है। वहां पे मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ATP, कंसंट्रेशन ऑफ ADP एंड कंसंट्रेशन ऑफ AMP सेल में एंजाइम्स की रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल ये है, PFK1 एक रेगुलेटरी एंजाइम है जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, जहां पे आके कोई मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल बाइंड करता है और वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो आपका जो एंजाइम PFK1 है इसके दो मॉड्यूलेटर्स हैं। फिर आप लोगों ने ये चीज भी कही थी कि आपके पास मॉड्यूलेटर्स के भी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या एक्टिवेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर या इनहिबिटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या एक्टिवेटर वो मॉलिक्यूल है जो कि अगर एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं उसको ज्यादा फेवरेबल बना देता है। और इनहिबिटर या नेगेटिव मॉड्यूलेटर वो मॉलिक्यूल है कि अगर ये एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके बाइंड करेगा तो इस केस में आपका जो एंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज कर देते हैं, या तो ज्यादा आइडियल कन्फर्मेशन बना देते हैं या उसकी कन्फर्मेशन को इस तरह बिगाड़ देते हैं कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना करे।
सो PFK1 के केस में मैं यहाँ पे आपको जो है वो दो चीजें बता रही हैं, एक्टिवेटर भी बता रही हूँ और इनहिबिटर भी बता रही हूँ, बिकॉज ये वो एंजाइम है जिसने ATP की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है। तो इस केस में अगर आपके सेल में हाई अमाउंट ऑफ ATP होगी तो आपके ख्याल में PFK1 को एक्टिवेट होना चाहिए या नहीं? नहीं। सो ATP जो है वो यहाँ पे नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे एक्ट करेगा और ADP एंड AMP जो है ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे? एक्टिवेटर के तौर पे वर्क करेंगे। इट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, जो एक पोल एग्जिस्ट करता है, ATP कन्वर्ट होता है ADP में और ये ADP वापस जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स इसमें एक और स्टेज आती है कि ADP जो है AMP में कन्वर्ट हो जाता है और फिर AMP वापस ATP में कन्वर्ट। अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट में ATP की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ADP और AMP कम है, तो ये आपकी सेल की एनर्जी स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस टाइम सेल वेल फेड स्टेट में है, बिकॉज उसका ATP पूल ज्यादा है एज कंपेयर टू द पूल ऑफ ADP एंड AMP, तो फिर ग्लाइकोलिसिस की जरूरत नहीं। तो ये PFK1 को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, बिकॉज दिस इज द कमिटेड स्टेप। और अगर आपने ग्लाइकोलिसिस को रोकना है तो इस एंजाइम को रोकना, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कोई एनर्जी कंटेनिंग बहुत प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, आपने बड़ा काम कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ATP की अमाउंट कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, और जितना ATP कम होता जाएगा उतना ADP इंक्रीज होता जाएगा। नाउ दिस ADP विल एक्ट एज द एक्टिवेटर फॉर द PFK1। इस केस में अगर सेल ग्लूकोज को अपटेक करता है तो आपका वो ग्लूकोज फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा? पायरोवेट में कन्वर्ट। फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, यानी ये वो एंजाइम है जिसने आप ग्लाइकोलिसिस को बाइफरकेट करना है। लाइक अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड ही दिखाती हूँ तो आप लोग वहां पे ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने अभी तक ये जो कॉम्प्लेक्स का पाथवे था जिसको देख के आप लोग डर गए थे, एट द एंड आप लोगों ने ये सारे का सारा जो है वो स्टेप वाइज आपको याद हो जाएगा। सो पहले आपके पास ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज था जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, देन यू हैव फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। और अब आप ये चीज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बनने के बाद देयर इज एन एंजाइम जो कि इस 6 कार्बन इंटरमीडिएट को 2-3 कार्बन इंटरमीडिएट्स में ब्रेक कर देता है। यानी अब जो हम एंजाइम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और आपके पास जो यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है उसको एक एल्डोट्राइओज में कन्वर्ट करेगा और एक कीटोट्राइओज में कन्वर्ट करेगा। अगर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स याद हो तो वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ट्राइओसिस है, और अगर वो उनमें एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आप उन्हें कहते हैं दीज आर द ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे चूंकि उस ग्लिसरल्डिहाइड के साथ फॉस्फेट प्रेजेंट है तो उसको ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहा जाता है। और इसी की जो कीटो फॉर्म है, दिस कीटो फॉर्म इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और अगर इसके साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो दिस विल बी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। सो ये दो एक्चुअली ट्राइओसिस हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स हैं, एक एल्डो शुगर है और दूसरी क्या है? कीटो शुगर है। सो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में अल्टीमेटली एक एल्डो शुगर में कन्वर्ट होना है, दूसरी तरफ उसने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है? कीटो शुगर प्रोड्यूस करनी है। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम जो कि इस केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? एंजाइम इज एल्डोलेज, और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगी वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरह की बनेगी। सो इस चीज को पहले देखते हैं। If we have fructose 1,6-बिस्फॉस्फेट, पहले मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ और उसके बाद मैं लीनियर स्ट्रक्चर पे भी इस चीज को लेके जाऊंगी। ठीक है, ये आपके पास अगर स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, अब नेक्स्ट स्टेप में होना क्या है? इसकी क्लीवेज होनी है, एंड देयर इज एन एंजाइम
एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम ने एक्चुअली करना क्या है कि आपके पास यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 एंड 6, कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड है इसे ब्रेक कर दें। अब ये बॉन्ड ब्रेक किस तरह से होगा, इसमें हम ये चीज भी क्लियर करेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना या आइसोमेराइजेशन का जो पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में प्रोसेस हुआ है, उस स्टेप की सिग्निफिकेंस असल में ये थी कि अगर आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ना आता तो आपका बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होना। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी जो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है उसने किस तरह से बॉन्ड ब्रेकेज को फैसिलिटेट किया। सो इफ यू सी इन द स्लाइड, तो आप यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर को जो है वो एज एन एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को देखते हैं। बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, और ये हम जब फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये कांसेप्ट हम रेज करेंगे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, आपके पास ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये असल में फर्स्ट पोजीशन से उठके सेकंड पोजीशन पे इसलिए ट्रांसफर किया गया था बिकॉज इस कार्बन कार्बन ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है इसमें ये जो ऑक्सीजन है इट हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कार्बन के मुकाबले में ज्यादा है। इट मींस कि ये यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, और कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। समझ आ रही है? so, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कार्बन एटम नेक्स्ट कार्बन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड विल बिकम वीक, और अल्टीमेटली इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से आपका कार्बन 3 और 4 पे प्रेजेंट जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो यूजुअली आप मेटाबॉलिज्म में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पे भी अब मैं बीटा ऑक्सीडेशन में ये पॉइंट दोबारा रेस करूंगी कि वहां पे भी थर्ड कार्बन का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना टर्मिनल पोजीशन पे जरूरी है, बिकॉज़ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी होता है वो अपने नेक्स्ट कार्बन एटम का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे क्या कर देता है, वीक कर देता है बिकॉज़ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज, और इसकी वजह से वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होता तो आपके पास क्लीवेज इक्वल नहीं होनी थी। आपके पास एक तरफ जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाना था और दूसरी तरफ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाना था, और 2 कार्बन कंटेनिंग तो कोई कार्बोहाइड्रेट होती ही नहीं है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस पे फिर एंटर नहीं होती। समझ आ रही है? तो आपका जो आइसोमेराइजेशन है असल में वो प्लानिंग थी ताकि आइसोमेराइजेशन हो जाए और नेक्स्ट स्टेप में जो क्लीवेज हो वो इक्वल क्लीवेज हो और आपके पास दो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। अब जैसे ही ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके पास एक स्ट्रक्चर ये आएगा जिसमें यू हैव कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दिस इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे यू हैव हाइड्रोजन और यहाँ पे यू हैव OH ग्रुप। बट दिस बॉन्ड अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कोई ग्रुप रिक्वायर्ड है ना, वो ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी एंड दिस हाइड्रोजन विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो आपके पास एल्डो शुगर है इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है इसका पेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम देखें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इज इट क्लियर? ओके, अब दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज, और उसके बाद हम पे ऑफ फेज की तरफ चले जाएंगे। एक जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बात बताई थी कि प्रिपरेटरी फेज इन्वेस्टमेंट फेज है और इसमें 2 एटीपीज यूज होते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि उन एटीपीज को यूज करने वाले एंजाइम्स काइनेसेस, एक हेक्सोकाइनेज हो गया और दूसरा आपका थर्ड स्टेप के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एटीपी को यूज कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पे हम एटीपी की इन्वेस्टमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरा हमें यहाँ पे ये चीज माइंड में रखनी है कि PFK1 जो रिएक्शन कैटेलाइज करता है वो कमिटेड रिएक्शन है,
और दो रिएक्शंस हमें यहाँ पे ऐसे पढ़े हैं जो कि इरिवर्सिबल है, हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन और पीएफ के बाद का रिएक्शन। और एल्डोलेज के बाद हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द नेक्स्ट आइसोमराइजेशन स्टेप। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसको भी हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लास्ट स्टेप है, बस रुक जाएंगे, टाइम हो गया। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि आपके पास जो दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक एल्डो शुगर है और दूसरी कीटो शुगर है। ग्लाइकोलाइसिस की जो सेकंड फेज है उसमें जो एंजाइम्स हैं वो एल्डोसिस के लिए स्पेसिफिक है, वो डाइहाइड्रोक्सी कीटोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अब होगा क्या कि बिकॉज़ वी हैव एन एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज जो कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। So dihydroxyquinone phosphate, first of all, by using this isomerase is specific for triosis, और ये भी triosis को उनकी phosphorylated forms में accept करता है। तो triose phosphate isomerase जो है dihydroxyquinone phosphate को convert कर देगा into glyceraldehyde 3 phosphate। और next step में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि आपका जो साइकिल है या जो आपका ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे। एक तो वही ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि एल्डोलेज के रिएक्शन से बना है, और दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और फिर आपका ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप है, आप ये डबल चलेंगे बिकॉज वी हैव टू सबस्ट्रेट्स, वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर मैं ये केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को एक एक एग्जांपल से बताऊं तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जी बच्चों, अगर इसमें आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोग जो है मुझसे नेक्स्ट वीक पूछ सकते हो, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ग्लाइकोलाइसिस का ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते जरूर करें। बाकी जो पॉइंट्स रहेंगे